नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, ये अपनी 5वीं क्लास है। इससे पहले वाली जो 4 क्लास थी इसमें संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और फिर 1861 के भारत परिषद अधिनियम तक की अपनी चर्चा की थी। और ये देखा था कि कंपनी शासन का अंत 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ही हो जाता है। तो 1861 तक की बात की। नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि ये भारत शासन अधिनियम के बाद 3 एक्ट ये जो आपके 1861 से लेकर के और 1909 तक 1909 तक जो भी एक्ट आए उन्हें अपन भारत परिषद अधिनियम के नाम से ही जानेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1861 तक की अपनी चर्चा की थी। अब देखो, जो 1892 का एक्ट है, ये जो भारत परिषद अधिनियम है, ये क्यों लाया गया? तो इसके पीछे रीजन था कि भारतीयों ने मांग की कि केंद्रीय विधानसभाओं के अंतर्गत और प्रांतों की विधान परिषदों के अंतर्गत भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश भारत है तो इस भारत के अंतर्गत जो जनता है उसको भी इसमें भागीदारी दी जाए, ताकि वो भी प्रशासनिक और विधि के कार्य में भागीदारी ले सके। तो देखो, इसमें मुख्य पॉइंट कौन से थे? तो पहला जो बिंदु था कि केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, इनका क्या किया गया? विस्तार। पहला प्रावधान इसमें क्या था कि केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार। देखो, ये केंद्रीय विधान परिषद क्या है और भारत परिषद क्या है? भारत परिषद के बारे में अपने 1858 का जो एक्ट पढ़ा था उसमें देखा था कि जब ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन हो गया तो भारत परिषद इंग्लैंड के अंतर्गत कार्य करेगी और सम्राट का जो प्रतिनिधि है वो वायसराय के रूप में भारत में बैठेगा। तो भारत परिषद का प्रावधान किस में था? 1858 में। और इसका अध्यक्ष ही भारत राज्य सचिव, वो भी कहाँ पे बैठेगा? इंग्लैंड में। केंद्रीय विधान परिषद ये आज की संसद के रूप में अपन इसको देख सकते हैं। और उस टाइम पर ये वायसराय की परिषद है, वायसराय की परिषद। देखो, वायसराय का जो पद था वो भी किस में है था कि गवर्नर जनरल के पदनाम को वायसराय किया गया। वो किया गया था आपकी 1858 के अंतर्गत। मैंने आपको बताया कि ये वायसराय की जो परिषद थी उसमें 5 सदस्य और एक वायसराय खुद, इस प्रकार से 6 कैंडिडेट हैं उसके अंतर्गत। वो जो 6 सदस्य हैं उन 6 सदस्यों की परिषद को अपन बोलेंगे कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है इसमें तो अंग्रेज अधिकारी हैं सारे के सारे। अब मैंने आपको बताया कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें वायसराय को एक पावर दिया गया कि वह अपनी तरफ से वायसराय की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, इसमें मनोनीत कर सकता है। तो वो देखो, अतिरिक्त सदस्य। तो यहाँ पे अतिरिक्त सदस्य के रूप में भारतीयों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया। ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं केंद्रीय विधान परिषद में, यहाँ पे 6 से बढ़ा करके कम से कम तो कर दी कि 10 सदस्य होने चाहिए, कम से कम। और अधिकतम हो सकते हैं 16 सदस्य। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 16 सदस्य। इसको आप ऐसे समझो कि वायसराय की जो परिषद है, एक तो है कार्यकारी परिषद जिसमें जो पहले से चल रही है, वायसराय की हेल्प करने के लिए, इसको सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए। अब ये 1861 में अतिरिक्त सदस्य वायसराय की परिषद में शामिल करने की अनुमति दी गई थी।
ये अतिरिक्त सदस्य अधिकतम हो सकते हैं कितनी, 16 सदस्य। अब इन 16 सदस्य का डिवाइडेशन किस प्रकार से, तो वो देखो आप ही, अतिरिक्त सदस्य, और ये मैंने आपको बताया कितनी, 16 अधिकतम। ये जो 16 सदस्य हैं इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो कौन से सदस्य हैं, एक तो सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य जिन्हें अपने ऑफिशियल मेंबर बोलेंगे, ऑफिशियल मेंबर, और एक हो गए नॉन ऑफिशियल जिसे अपने गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य। पहली बात तो इस चीज को समझो कि सरकारी सदस्य का मतलब है अंग्रेज अधिकारी, और ये अंग्रेज अधिकारी होंगे, न कि किसी भारतीय को इसके अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। ये उनके अंग्रेज ऑफिसर हैं जो परमानेंट होते हैं, जो स्थायी हैं, तो उन्हें अपन सरकारी या ऑफिशियल बोलेंगे। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी, वायसराय के द्वारा। इनको नॉमिनेट कौन करेगा, वायसराय। यहाँ पे कितने सदस्य होंगे, तो वो देखो सदस्य होंगे 6। कितने सदस्य होंगे, 6। ये सरकारी सदस्य होंगे 6। अब कितने बचे, 10। ये जो 10 सदस्य होंगे वो होंगे गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी का मतलब यहाँ पे भारतीयों को प्रतिनिधि के रूप में विधि निर्माण में सहयोग लेने के लिए भारतीयों को शामिल किया गया। इन 10 सदस्यों में से इनको विभाजित कर दिया। 5 सदस्य मनोनीत होंगे किसके द्वारा, वायसराय के द्वारा, वायसराय के द्वारा। इन 5 सदस्यों का नॉमिनेशन कौन करेगा, वायसराय। और 5 सदस्य और बचे। ये 5 सदस्य कहां से आएंगे, तो देखो एक सदस्य आएगा बोर्ड ऑफ कॉमर्स से, कलकत्ता से, और 4 सदस्य इस टाइम पे 4 प्रांतीय परिषद हैं। एक तो है आपके मद्रास, मुंबई है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है। इस प्रकार से एक हो गई बंगाल, तो वहां से 4 सदस्य आ गए, और एक हो गया बोर्ड ऑफ कॉमर्स से, कलकत्ता से। इतना आपको नहीं देखना है, केवल इतना ही देखना है कि अतिरिक्त सदस्य अधिकतम हो सकते हैं 16, और कम से कम कितने हो सकते हैं, 10 सदस्य। 16 में से 10 सदस्य गैर सरकारी या नॉन ऑफिशियल होने कंपल्सरी हैं। इतना याद रखना है अपने को। तो इस तरीके से देखो केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया, उनकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में प्रतिनिधि शासन, प्रतिनिधि शासन की स्थापना हुई। प्रतिनिधि शासन की स्थापना हुई। तो ये प्रतिनिधि का मतलब साफ सी बात है कि भारतीयों को यहाँ पे शामिल किया गया है, वो भी ये वायसराय की परिषद में अतिरिक्त सदस्य के रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिनिधि शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया कि प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, ये यहाँ पे अब थोड़ा ये समझो आप ही कि एक तो एक केंद्रीय विधान परिषद, एक प्रांतीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद आज की संसद की तरह, और प्रांतीय विधान परिषद आज के विधानमंडल की तरह। तो ये जो प्रांतीय विधान परिषद थी, जिनको विधायी निर्माण की शक्ति दी हुई थी, वो प्रांत थे इस टाइम पे, मैंने आपको बताया 4 प्रांत। कितने प्रांत थे, 4। इन चारों प्रांतों के अंतर्गत ये मद्रास, मुंबई, बंगाल, इनको तो सदस्य संख्या अधिकतम ही 20 रखने का प्रावधान यहाँ पे किया गया।
और एक प्रांत है उत्तर पश्चिमी सीमांती प्रांत। ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है, इसमें सदस्य संख्या अधिकतम 15 रखने का प्रावधान किया गया। देखो, प्रांतीय विधान परिषद में भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सदस्य होंगे, वो बहुत डिटेल हो जाती है आगे चल के। तो अपने को इतना ध्यान में रखना है कि प्रांतों की जो विधान परिषद है वहां पर भी नॉन ऑफिशियल सदस्य के रूप में भारतीय को शामिल किया गया। तो प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्य संख्या का विस्तार हुआ। बस एक लाइन यही थी कि प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। तो ये अपने देखा चार जो प्रांत थे उसमें इस तरीके से बढ़ा था। नेक्स्ट प्रावधान है भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बहस करने का अधिकार दिया गया। देखो, बहस करने का अधिकार है, और एक और चीज कि प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार। देखो, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। किनको? भारतीयों को। जब ये भारतीयों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल कर लिया तो साफ सी बात है उनको बजट पर ही विचार विमर्श करने की भी यहाँ पे ये जो अधिकार है वो दिया गया है। ये बजट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जो कहां से बना है? बुजट से। बुजट कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच का। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये बजट जैसे शब्द का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया। वो अपन आगे चल करके पढ़ेंगे सारी चीजें। पर वैसे आपको बता दूं कि ये आर्टिकल 112 और उसमें बजट जैसे शब्द के लिए उल्लेख किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो, बजट जैसे शब्द का उल्लेख है अपने भारतीय संविधान में नहीं है, बल्कि उसे अपन क्या बोलेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसे अपन एएफएस के नाम से जानते। देखो, ये बजट का प्रावधान या वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आर्टिकल है 112। यहाँ कोई इस प्रकार की डिटेल से अपने को कोई लेना देना नहीं है कि बजट पर बहस करने की अनुमति भारतीयों को दी गई। बहस का मतलब है कि आपको पता है वित्त मंत्री बजट को सर्वप्रथम लोकसभा के अंतर्गत रखता है, बजट भाषण पढ़ता है और उसके बाद ये बजट के जो भी प्रावधान है वो सारे के सारे सदस्यों के समक्ष ये पढ़कर बताता है। और उसके बाद ये 4-5 दिन तक या तो बिंदु के हिसाब से या समग्र रूप से उस पर चर्चा की जाती है। तो ये बहस करने की जो अनुमति है वो आपके 1892 के एक्ट के अंतर्गत ये भारतीयों को दी गई थी। परंतु ये बहस केवल आंशिक की जा सकती थी। समग्र रूप से चर्चा यदि करनी है तब ही यहाँ पे अधिकार दिया गया था। ऐसे नहीं कि एक एक बिंदु पे अपने चर्चा करेंगे, ऐसा प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया था। तो आंशिक अनुमति है प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रश्न पूछने का अधिकार का मतलब है कि बजट पर किसी भी प्रकार का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अमुक प्रकार के आय के स्रोत आपके पास क्या हैं, तो फिर वो सदस्य उसको बताएगा। परंतु ये भी सीमित अधिकार था कि प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु उस पर जवाब मिलने के बाद ये किसी प्रकार का काउंटर क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है या फिर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें नहीं था। देखो,
बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई आंशिक, और बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, वो भी क्या था, आंशिक, न कि पूर्ण रूप से। फिर अपन देखते हैं कि किसी प्रकार का काउंटर प्रश्न इसमें नहीं किया जा सकता, तो ये प्रावधान भी आपके 1892 में। नेक्स्ट देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि भारत में पहली बार ये निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ देखो, भारत में पहली बार ये निर्वाचन पद्धति लाई गई अंग्रेजों के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निर्वाचन पद्धति थी, ये यहां पर थी अप्रत्यक्ष। कौन सी थी, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। यदि जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनती है वोट के माध्यम से, तो उसे अपन बोलेंगे डायरेक्ट ही। और यदि जनता के प्रतिनिधि आगे चल करके किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो उसे अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट ही। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही इसमें लाया गया था। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन देखो कैसे लाया गया, ये लाया गया था आपके प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में। जो प्रांतीय विधान परिषद थी, उसमें गैर सरकारी सदस्य होते थे। गैर सरकारी सदस्य मतलब अनऑफिशियल सदस्य। इन अनऑफिशियल सदस्यों को सेलेक्ट करने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन लाया गया। और प्रांतीय विधान परिषद में ये सदस्य कहां से आते थे, तो ये देखो आते थे जो स्थानीय निकाय थे। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय कौन कौन से, जैसे नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गया, जमींदार बोर्ड हो गया, व्यापार संघ हो गया, या विभिन्न प्रकार की उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटी थी। तो वहां से ये प्रतिनिधि गैर सरकारी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किए जाते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति का प्रारंभ हुआ। और ये प्रश्न मेरे हिसाब से आपके सेट में भी आया था। सेट की जो एग्जाम लगी 2023 में, इसमें भी यह प्रश्न ही पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया कि 1892 का जो अधिनियम है, इसमें तीन मुख्य बातें हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें का विस्तार किया गया। दूसरी बात है, जो वायसराय की परिषद थी, इस परिषद में जो भारतीय सदस्य हैं, उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। और इसके बाद ये तीसरी की निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। भले ही वह कैसी थी, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किस में आएगी, 1919 में। नेक्स्ट देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके भारत परिषद अधिनियम में। भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 देखो आप, भारत परिषद अधिनियम, मैंने आपको बताया तीनों जो अधिनियम है वो भारत परिषद के माध्यम से ही यहाँ पे जारी किए जाएंगे। इसमें आप कंफ्यूजन मत हो ना कि भारत परिषद है वो कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंतर्गत। और वहां से डायरेक्ट जो भी विधि निर्माण होगा संसद के माध्यम से, क्योंकि भारत राज्य सचिव क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री ब्रिटेन की संसद का। तो उसके माध्यम से जो भी विधि होगी, वो विधि भारत में लागू करवाने का काम कौन करेगा, भारत में प्रशासन को चलाने के लिए वायसराय की नियुक्ति की हुई थी। तो देखो इस अधिनियम के अंतर्गत 1909 में इसे मार्ले सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सुधार अधिनियम। देखो भारत परिषद अधिनियम 1909 या इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोल दो। पहले तो देखो ऐसे ही प्रश्न आते थे
कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस एक्ट को कहा जाता है, तो डायरेक्ट आंसर 1909। परंतु आजकल इनके प्रावधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो इसे मार्ले मिंटो के नाम से क्यों जाना जाता है। देखो इस टाइम पे भारत राज्य सचिव कौन है, लॉर्ड मार्ले। और इस टाइम पर वाइसराय कौन था, वाइसराय, वाइसराय है मिंटो सेकंड, मिंटो सेकंड। देखो आप, इन दोनों ने एक प्लान बनाया, इन दोनों ने मिल करके, और उसका कारण क्या था, दो परिस्थितियां भारत के अंतर्गत थी। एक परिस्थिति तो थी आपकी 1906 में, आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना, एक तो ये चीज। दूसरी है आपके 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसे अपन सूरत विभाजन, सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। देखो 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी, तो उसने मांग की कि मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, और जो वायसराय की परिषद है उसके अंतर्गत एक मुसलमान सदस्य और एक अन्य किसी धर्म से संबंधित सदस्य वहां पे नियुक्त किया जाए। तो इनकी वो बात थी कि भाई मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग की, तो ये तो इसके अंतर्गत ही मान ली गई। और इसने इसलिए प्रभावित किया कि यहाँ पे आ गई दो प्रकार के, जो कांग्रेस था वो गरम दल और नरम दल। तो एक तो उदारवादी है और एक है उग्रवादी, यानी कि उसकी विचारधारा है वो थोड़ी सी क्रांतिकारी है। तो इन दोनों को संतुष्ट करने के लिए एक इन्होंने नीति बनाई, जिससे अपन बोलेंगे फूट डालो और ये राज करो, फूट डालो और ये राज करो। इनको लगा कि अपन बिना कुछ किए ही इन लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। ये जो उग्रवाद की जो क्रांतिकारी विचारधारा है, राष्ट्रीयता की जो भावना है, इसको दबाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन लोगों के अंतर्गत एक जहर भर देंगे। और वो जहर कौन सा है, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, कि किसी संप्रदायों को आपस में लड़वा दो, उसके बाद अपने को किसी प्रकार की कोई व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, वो उसी में उलझ करके रह जाएंगे। तो देखो फूट डालो और राज करो की, मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि हम इस प्रकार की सांप्रदायिकता वाली पद्धति यहाँ पे लाते हैं। और मिंटो को आपको पता है कि सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, सांप्रदायिकता का जनक। मिंटो की एक लाइन है, मिंटो ने मार्ले को कहा कि हमें नाग के दांत, नाग के दांत ही हो रहे हैं, जिसका फल, जिसका फल भीषण होगा, भीषण होगा। देखो नाग के दांत, नाग मतलब ये यहाँ पे सांप से संबंधित बात है कि नाग के दांत अपन यहाँ पे हो रहे हैं, तो उन दांतों की फसल भी आपको पता है कि जहर उगलने वाली होगी। तो इसका मतलब यही है कि अपन संप्रदायों में जहर घोल देंगे। तो इस प्रकार की बात से संबंधित कई बार प्रश्न आता है। ये लाइन किसकी है, तो मिंटो सेकंड की। और सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके मिंटो सेकंड। अब इन्होंने इस प्रकार की इसमें योजना बना ली, इसलिए कि उग्रवाद को दबाएं, क्रांतिकारी विचारधारा को दबाएं और मुस्लिमों को करें संतुष्ट।
तब इस प्रकार की नीति यहाँ पे लेकर के आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई, जिसे बोला जाता है सर अरुंडेले समिति। और सर अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पे इन्होंने ये बताया कि ऐसे प्रावधान होने चाहिए, और उन प्रावधानों को फरवरी 1909 में भारत में लागू कर दिया। और इसी ये जो प्रावधान थे, इसी को अपने जो भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें प्रावधान क्या थे। तो पहली बात तो ये आती है इसके प्रावधान है कि केंद्रीय प्रांतीय परिषद थी, उनका विस्तार इसमें भी किया गया। केंद्रीय विधान परिषद, और इस परिषद का किया गया विस्तार। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 1861 में सदस्य संख्या गैर सरकारी जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या थी 6। 1892 के अंतर्गत अधिकतम 16। अब ये जो एक्ट है 1800 जो 1909 के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें यह सदस्य संख्या 16 से बढ़ा करके अधिकतम कितनी कर दी गई, 60। कितनी कर दी, 60 कर दी। तो कहने का मतलब भारतीय प्रतिनिधित्व यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार के हैं ये सदस्य, कार्यकारी न होकर के अतिरिक्त सदस्य हैं। इनका डिवाइडेशन देखो कैसे था। इन 60 सदस्यों में से 28 सदस्य ये तो होते थे ऑफिशियल। कहने का मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य। और जो यहां पे सदस्य हैं कितने बच गए, 32 सदस्य। ये 32 सदस्य हो गए आपके नॉन ऑफिशियल हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं गैर सरकारी। गैर सरकारी सदस्य। तो देखो ये 32 सदस्य, इनकी नियुक्ति तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि सरकारी सदस्यों की नियुक्ति ये अंग्रेज अधिकारी हैं, और इनकी नियुक्ति या इनको नॉमिनेट कौन करेगा, वायसराय। और 32 सदस्य गैर सरकारी हैं, इनमें से 5 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे वायसराय के माध्यम से। ये भी होंगे भारतीय वायसराय, परंतु इन्हें डायरेक्ट कौन करेगा, मनोनीत वायसराय। और कितने बच्चे, 27 सदस्य। 27 सदस्य मैंने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे कहां से आएंगे, प्रांतीय विधान परिषदों से। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रांत थे वहां से इनमें ये व्यवस्था की गई। तो अपने को ये याद रखना है कि केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार करते हुए सदस्य संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई, ये बात। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट देखो, प्रांतीय विधान परिषद, इसका भी विस्तार किया गया। प्रांतीय विधान परिषद, इसका भी विस्तार किया। विस्तार किस तरीके से किया, इस टाइम पर प्रांतीय विधान परिषद हो गई थी कुल मिलाकर के 7 प्रांत। कौन कौन से, तो देखो एक तो बंगाल पहले से चल रहे हैं, एक आपके मद्रास, तीसरा मुंबई, और एक आपके उत्तर पश्चिमी सीमांतीय प्रांत, जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से आज जाना जाता है। देखो 4 तो ये प्रांत, और 3 और विधान परिषद का गठन किया गया। एक तो पंजाब में, एक बर्मा में, और एक आपके असम में। यहाँ पे कुल मिलाकर के 7 प्रांत हैं। इन 4 प्रांतों में
सदस्य संख्या कौन सी? प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम निर्धारित की गई 50 कि कितने होंगे इन प्रांतों में अधिकतम सदस्य संख्या होगी 50। और ये छोटे प्रांत हैं, इनमें ये सदस्य संख्या कितनी होगी? 30 होगी अधिकतम। कितनी होगी? 30। इन 4 में 50 और उसमें 30। तो इस प्रकार से प्रांतीय विधान परिषद का भी विस्तार किया गया। भारतीयों को जो भागीदारी थी प्रशासन में उसको यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रावधान है आपकी सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये प्रश्न बहुत सी बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट के अंतर्गत आई थी? तो 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या है? कि इसका मतलब हुआ कि जैसे 100 सदस्य हैं और इन 100 सदस्यों में से 70 कैंडिडेट क्या हैं? किसी दूसरे धर्म के। क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत केवल ये जो पृथक निर्वाचन है वो मुसलमान के लिए हुआ था। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जिसने ये मांग की थी, तो पृथक निर्वाचन की मांग मुसलमान के लिए यहाँ पे इनको परमिशन दे दी गई। तो मैंने आपको बताया कि 100 में से जैसे 70 मुसलमान है, तो इन 70 में से चाहे वो 2-3 कितने भी खड़े हो जाओ चुनाव में, परंतु इन्हीं कम्युनिटी का वोटर इनको वोट देगा। और शेष 30 है वो यहाँ पे हो गए गौण और मुख्य कौन हो गए? ये 70 है। ये अपनी कम्युनिटी से अपने ही व्यक्ति को यहाँ पे जो निर्वाचन में जिता करके भेजेंगे। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन है कि किसी संप्रदाय विशेष को पृथक से निर्वाचन की अनुमति देना। ये आगे चल करके और ज्यादा बढ़ेगी। अपने को तो इतना ही याद रखना है कि इसमें मुसलमानों को सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की पद्धति के तहत ये पृथक से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रावधान है। जो भारत परिषद है, भारतीय परिषद, और एक अपन ने पढ़ा वायसराय की परिषद। वायसराय की परिषद, देखो वायसराय की परिषद कहां पे काम कर रही है? भारत में। भारत में प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी कौन सी है? वायसराय की परिषद। और वायसराय किसका आदमी है? वायसराय है ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि भारत के अंतर्गत। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि। अब देखो ये वायसराय है, इसकी परिषद में मैंने आपको बताया कि वायसराय को ऐसा पावर दिया गया कि वो अतिरिक्त सदस्य बना सकता है। तब तो ये सारी की सारी एक केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार वहां पे चर्चा की। परंतु एक चीज बताएगी, इस परिषद में कुल मिलाकर के 6 कैंडिडेट है जिससे अपन कार्यकारी परिषद बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस कार्यकारी परिषद में अब तक किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, परंतु 1909 के एक्ट में पहली बार किसी भारतीय को कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। और वो व्यक्ति कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा। तो देखो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको वायसराय की परिषद जो कार्यकारी परिषद है उसमें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य। और विधि सदस्य आपको बताया 1833 के एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार का पद आया था। तो विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया।
अब भारत परिषद के अंतर्गत भी किसी भारतीय को शामिल किया गया। तो भारत परिषद में 2 सदस्यों को शामिल किया। एक तो है केसी गुप्ता और दूसरा कैंडिडेट है आपकी सैयदी हुसैन बेलग्रामी। देखो ये 2 कैंडिडेट हैं, एक तो केसी गुप्ता और एक आपके सैयद हुसैन बेलग्रामी। इन दोनों सदस्यों को भारत परिषद में पहली बार शामिल किया गया। भारत परिषद इंग्लैंड के अंतर्गत कार्य करती है और इसका अध्यक्ष ये भारत राज्य सचिव, जो कि कहाँ पे बैठता है, इंग्लैंड में। कौन होता है? ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री। और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारतीय सम्राट के द्वारा, जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। तो ये 2 सदस्य भारत परिषद में शामिल किए गए। नेक्स्ट इसमें क्या प्रावधान था? ये छोटे मोटे प्रावधान है, ज्यादा नहीं है आगे। तो एक तो इसमें बजट पर विस्तार से चर्चा करना, बजट पर विस्तार से चर्चा करने की अनुमति दी गई, चर्चा या बहस की अनुमति दी गई। और इसी के साथ एक बात और है कि प्रश्न पूछने का अधिकार है, ये भी विस्तृत कर दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार में क्या किया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकते हो, अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देखो सेम टू सेम ये की बात अपने 1892 में देखी, परंतु वो थी आंशिक। कि पहली बार यदि आपके प्रश्न आए कि पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति कब मिली, तो वो मिली 1892 के अंतर्गत। यदि आपसे पूछा जाए कि बजट पर विस्तार से चर्चा करने की अनुमति, तो वो आपके 1909 में। इससे पहले वाले में प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु काउंटर प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वहां पे नहीं किया जा सकता। एक बार रिप्लाई मिल गया तो शांत हो जाइए। यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ष में 2 बार 70 या फिर इसे उस टाइम पे अपन बैठक के नाम से संबोधित करते हैं। बैठक की वर्ष में 2 बार या 70 में 2 बार क्या होनी चाहिए? बैठक होनी चाहिए। किसकी? केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय विधान परिषद, दोनों अलग अलग है। तो उनकी वर्ष में 2 बार बैठक जो होना कंपलसरी है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा इसमें वायसराय। वायसराय इस मीटिंग की क्या करेगा? अध्यक्षता। ये देखो गर्मियों के अंतर्गत तो होती थी शिमला में, और सर्दियों में होती थी कलकत्ता के अंतर्गत। और जब ये भारत की राजधानी कलकत्ता से 1913 के अंतर्गत ये दिल्ली हस्तांतरित कर दी, तब वो बैठक कहाँ पे होने लगी? दिल्ली में। तो देखो इस प्रकार से कुछ बातें अपन ने इसके अंतर्गत ही देखी। अब इसकी आलोचना किन लोगों ने किस रूप में की है, तो देखिए इसकी आलोचना 2 कैंडिडेट हैं। एक तो है के एम मुंशी, के एम मुंशी, और एक है RC मजूमदार। तो के एम मुंशी ने इसको क्या बताया है कि यह जो एक्ट है, उस एक्ट ने उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। उभरते हुए लोकतंत्र को मार दिया। देखो उभरते हुए लोकतंत्र को कैसे मार दिया कि भारतीयों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जा रहा है, और प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया, परंतु यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन लाने के कारण से
ये प्रतिनिधि आपस में लड़ेंगी। तो जो लोकतंत्र प्रारंभ होना था उसकी यहाँ पे हत्या कर दी गई। और आर.सी. मजूमदार ने इसके लिए क्या बोला कि यह चंद्रमा की चांदनी की तरह, चंद्रमा की चांदनी, देखो इन्होंने कहा कि ये चंद्रमा की चांदनी की तरह है, जो केवल एक बार के लिए इसका प्रकाश होगा और उसके बाद क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, क्योंकि सांप्रदायिकता के बीज यहाँ पे बो दिए गए। उससे संप्रदाय विशेष को ही महत्व दिया जाएगा और इस कारण से आगे चल करके किसी भी प्रकार की यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। अपन ने देखा आगे चल करके इस सांप्रदायिकता के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था। तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पे आलोचना की गई है। अब ये अपने आज 2 एक्टों के बारे में पढ़ा। एक तो 1892